हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सीए फाइनल की बहुत सारी रिवीजन वीडियोस अब अवेलेबल हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठाइए। आप लोगों के साथ मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। और यही नहीं, हमने आरटीपीज़ के, एमटीपीज़ के एनालिसिस भी कर दिए हैं, जिनका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। आरटीपी के केस स्टडीज़ हैं, आपके एमसीक्यूज़ हैं, एमटीपी के केस स्टडी एमसीक्यूज़ हैं, उनका विद रीज़न, प्रॉपर रीज़न के साथ जो है वो आंसर भी दे दिया। और जहाँ पे आईसीएआई का स्टडी मैट कोट करना था, वो भी हमने कर दिया है। तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने सीए फाइनल ऑडिट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और सीए इंटर और सीए फाइनल की क्लासेस के लिए edu91.org रेफर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, वीडियो देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से सीए बनने के बाद। ऑल द बेस्ट। चलिए जी, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसए 560। एसए 560 बहुत ही प्यारा स्टैंडर्ड, बहुत ही सिंपल सा स्टैंडर्ड, बहुत आसानी से कवर होने वाला स्टैंडर्ड। क्या बोलता है आपको एसए 560? सुनिए ज़रा मेरी बात को। एसए 560 में सबसे पहले आपको ये समझना है किस पे चर्चा हो रही है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे चर्चा हो रही है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इवेंट्स, दूसरे फैक्ट्स। इवेंट्स में आपके पास क्या आता है? एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इन्हें टाइप 1 बोला गया, इन्हें टाइप 2 बोला गया है। एडजस्टिंग इवेंट या टाइप 1 इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है एज ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। ओके, अब इनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें क्या करना होता है? एडजस्टमेंट करनी होती है। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जिनकी इवेंट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इनके हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देने होते हैं, जैसे कि प्रपोज डिविडेंड। और इधर का एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि आपका बेड डेट्स हो जाना, एक बहुत बड़ा डेटर आपका इंसॉल्वेंट हो गया। ओके, अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से धीरे धीरे सुनिएगा। साथ ही साथ में सब्सिक्वेंट इवेंट्स में एक चीज और आती है, फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स? फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, अब ये डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट वाली सारी स्टोरी यहां पे सुन लीजिए। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी आखिरी डेट है रिपोर्टिंग पीरियड का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियड का। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिस डेट पे आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू करी। डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस डेट पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करे थर्ड पार्टी को। ओके, इन दोनों डेट्स के बीच में जो भी इवेंट्स आएंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, इसके बाद डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई भी अगर मुझे फैक्ट पता चलता है तो मैं उसे बुलाऊंगा फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इनको भी आगे चल के हम दो पार्ट्स में बांट देंगे। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्टीमेटली स्टैंडर्ड में ऑडिटर को कहा क्या जा रहा है? ऑडिटर को बोला जा रहा है, देखो जी, आपको ऐसे इवेंट्स जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में हो रहे हैं, उनके लिए आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि अगर उनकी कोई एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड थी तो वो एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या नहीं। सो ऑडिटर हैज़ टू अल्टीमेटली चेक कि भाई हमारे जो इवेंट्स हैं अकरिंग बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिनकी एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड थी, उनकी एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्शन हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं। और अगर कोई फैक्ट्स हैं दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, that become known to the auditor after the date of auditor report, भारी वाले facts had they been known to the auditor on the date of auditor's report may have caused the auditor to change his auditor report. ऐसे facts को हमें respond करना है appropriately, and now we have done a PhD how to respond them appropriately. DDI, new procedure, new report, come on, याद आ रही हैं बातें? तो वही तो response था हमारा। आइए अब चलते हैं हम लोग ज़रा अपनी किताब में, और किताब में जाके हमने क्या देखा कि भाई सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, हमें टाइप 1 टाइप 2 इवेंट का मतलब क्लियर है। एग्जांपल आप लोग पढ़ना चाहते हैं, मैंने आपको दे दिया है, आप लोग वो एक बार रीड कर सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, रिस्क असेसमेंट कैसे होगा सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेके। तो रिस्क असेसमेंट कैसे होगा सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मैंने एक छोटा सा नोट बना दिया था अगर आपको याद हो। हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू ऑब्टेन, कहाँ गया, हाँ जी, वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, हाउ दे आइडेंटिफाई द सब्सिक्वेंट इवेंट। ओके, याद है मैनेजमेंट इधर आओ, कैसे आइडेंटिफाई करते हो, मैनेजमेंट दोबारा इधर आओ, मैनेजमेंट दोबारा इधर आओ, क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिले? फिर आलसी आलसी रीड कर लो मिनट्स ऑफ मीटिंग को, रीड कर लो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ओके, ये टॉपिक यहीं पे खत्म। इसमें बस एक काम और करना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेनी है कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर, जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट है रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर आर एडजस्टेड एंड डिस्क्लोज्ड। ओके, अच्छा जी। फिर हमने बोला था ना मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किन बातों को लेकर इंक्वायरी करनी है। 3C, 3 एसेट, 3 अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स या 3 अकाउंट्स। तो 3C कमिटमेंट, कैपिटल, कंटीजेंसी। सर यहाँ पे भी बोल दो ना एक बार, हाँ, कोई फ्रेश कैपिटल तो इशू नहीं किया, कोई नई कमिटमेंट तो नहीं करी है इन टर्म्स ऑफ बोरिंग्स, गारंटी एटसेट्रा, लोन एटसेट्रा, कोई नई कंटीजेंसी को लेके कोई नई डेवलपमेंट तो नहीं है, आपकी कोई कंटीजेंट लायबिलिटी उसको लेके कोई नई डेवलपमेंट तो नहीं है। 3 एसेट्स,
कोई एसेट सेल या एक्वायर तो नहीं करने वाले, या कॉन्टम्पलेट तो नहीं कर रहे, कोई एसेट डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गया फ्लड फायर वगैरह की वजह से, क्या एसेट्स की रिकवरेबिलिटी पे इंपैक्ट करने वाली कोई कंडीशन दिख रही है। 3 अकाउंटिंग, कोई अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट तो आप कर नहीं रहे या करने की सोच तो नहीं रहे हो। फिर उसके बाद आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके कुछ आपकी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी इनएप्रोप्रिएट तो नहीं हो रही है लेटेस्ट डेवलपमेंट की वजह से, और साथ साथ में एस्टिमेट्स और प्रोविजन को इंपैक्ट करने वाला कोई कंडीशन तो नहीं दिख रहा आपको। अच्छा जी, चलिए, तो ये आके हमारा इंक्वायरी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे फैक्ट्स की। अब फैक्ट्स को 2 पार्ट में बांट दो। कौन कौन से 2 पार्ट? एक डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक, और एक आफ्टर डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों के लिए ही सबसे पहले क्या बोलो? नो ऑब्लिगेशन। लेकिन फिर क्या बोलोगे अगर भारी फैक्ट है? भारी फैक्ट कौन सा होता है? हैड इट बीन नोन टू द ऑडिटर एट द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मे हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर रिपोर्ट, तो डीडीआई कर देंगे। डिस्कस विद मैनेजमेंट, डिटरमाइन अमेंडमेंट इज नेसेसरी एंड इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इज गोइंग टू एड्रेस इट। मैनेजमेंट कहती है ठीक है साहब, वी आर गोइंग टू अमेंड, ओके, हम भी क्या करेंगे? वी विल कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर ऑन द अमेंडमेंट, extend the audit procedure to the date of the new auditor's report and provide a new auditor's report। हम प्रोसीजर्स करेंगे, हम अपने प्रोसीजर्स को एक्सटेंड कर देंगे न्यू ऑडिटर रिपोर्ट डेट तक, और साथ में हम लोग नई ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे। डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट किसी भी हाल में उस डेट से पहले नहीं हो सकती। किस डेट से पहले नहीं हो सकती? डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी जब नए वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उससे पहले की डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमारी नहीं हो सकती। मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती है, ड्रॉअर खोल के देखो, रिपोर्ट ड्रॉअर में पड़ी है, वेरी गुड, 705 करके दे दो। मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती, ड्रॉअर खोल के देखा, ओहो रिपोर्ट तो हमने कल ही दे दी थी, कोई बात नहीं, मैनेजमेंट को नोटिफाई करो कि मैनेजमेंट आपने इसको इशू नहीं करना है, और अगर इशू कर देते हो तो फिर आई विल सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, आ जाओ जी। देन अब ऐसे फैक्ट्स जो इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद आपको पता चले, ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन अगर भारी फैक्ट निकले, भारी फैक्ट कौन से? हैड इट बीन नोन टू द ऑडिटर ऑन द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मे हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर रिपोर्ट, डीडीआई करूंगा। डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, डिटरमाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट चाहिए क्या, इंक्वायर कैसे एड्रेस करने वाले हो। मैनेजमेंट अमेंड कर देती है तो प्रोसीजर्स लगाऊंगा, प्रोसीजर की डेट को न्यू रिपोर्ट तक एक्सटेंड करूंगा, न्यू रिपोर्ट इशू कर दूंगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा लूंगा। वो स्टेप एक्स्ट्रा कौन सा होगा कि मैनेजमेंट से पूछूंगा, मैनेजमेंट क्या स्टेप लेने वाले हो तुम टू इन्फॉर्म द रिसिपिएंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ऑडिटर्स रिपोर्ट अबाउट द सिचुएशन। जिनके पास मेरी रिपोर्ट पहुंच चुकी है उनको आप कैसे इन्फॉर्म करने वाले हो सिचुएशन के बारे में। अच्छा जी, फिर उसके बाद ईओएम पैराग्राफ भी लाने की कोशिश करेंगे हम लोग अपनी रिपोर्ट के अंदर। इन द अमेंडेड ऑडिटर्स रिपोर्ट ईओएम पैराग्राफ हम लोग डालेंगे, जिसमें हम लोग एक नोट को रेफर कर देंगे जहां पे अमेंडमेंट जो है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अमेंडमेंट है उसके बारे में डिस्क्लोजर्स मिल रहे होंगे। अच्छा जी, मैनेजमेंट स्टेप नहीं लेती है कोई भी, तो ऑडिटर मैनेजमेंट को नोटिफाई करेगा, देखो जी आई विल सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा, अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया है तो फिर एप्रोप्रिएट एक्शन लो टू सीक प्रिवेंट रिलायंस ऑन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। अप्रोच 2 है, ये आपसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है। एक है आपकी कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे काम कर रहे हो, आपकी रिपोर्ट में 2 डेट डल जाएंगी। दोनों डेट आप लोग किस तरीके से डाल सकते हैं? नंबर 1, आपने एडिशनल डेट डाली, एडिशनल डेट डाल के आपने इंडिकेट कर दिया कि मेरे जो ऑडिट प्रोसीजर हैं वो लिमिटेड हैं, आर रिस्ट्रिक्टेड सोनली टू दी अमेंडमेंट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या फिर आप ईओएम पैराग्राफ डालो, ओएम पैराग्राफ डालो, और उसमें भी ये इंडिकेशन दे दो भाई मेरे जो ऑडिट प्रोसीजर है वो रिस्ट्रिक्टेड है सोनली टू दी अमेंडमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब्ड इन दी रेलेवेंट नोट। दूसरी अप्रोच क्या है? ब्रॉड अप्रोच है, ऑडिटर मस्ट अपडेट दी प्रोसीजर अंटिल दी न्यू रिपोर्ट्स डेट। ओके, एंड उसके बाद क्या करेंगे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल के बाद जो है अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इशू कर देंगे। दैट्स इट। लीजिए, हमारा पूरा स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है। क्वेश्चंस हमने कितने करे हैं जरा वो भी मार्क कर लीजिए। हमने क्वेश्चन करे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस बच्चों हमने इसके ऊपर करे हैं, जिसमें से 2 मुझे लगता था बिल्कुल डायरेक्ट आए हैं, बाकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। एंड आई होप आप लोग जो है इसमें से अमुधन वाले क्वेश्चन की तो राइटिंग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ओके, चलिए अब क्या होगा, आपको इसके बाद डीपीपी मिल रही है, आंसर लिख के देखिए, रिवीजन वीडियो हाथ के हाथ अभी आपको दे रहा हूँ, डोंट वरी एट ऑल, उसको रिवाइज कर लीजिए। डन, चलो जी आ जाओ मेरे साथ। चलिए जी, तो ये है हमारा ऐसे 570 जो हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले हमने देखा कि भाई गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। गोइंग कंसर्न ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली हम लोग ये मानते हैं कि एंटिटी विल बी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन फॉर फोरसेबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन और नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन। ओके, अच्छा जी। देन उसके बाद
गोइंग कंसर्न बेसिस पे हम लोग क्या, जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, फिर से हम ऑपरेशन कंटिन्यू करेंगे फोर्सिबल फ्यूचर के लिए। साथ साथ में मैनेजमेंट के पास कोई लिक्विडेशन को लेके कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है, ऐसा नहीं हो गया है कि उसके पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव ना हो। देन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे क्या इंपैक्ट आता है? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है वो शो करते हैं। बेसिकली एसेट्स को आप रियलाइज कर पाएंगे, लाइबिलिटी को आप डिस्चार्ज कर पाएंगे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। लिक्विडेशन में क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी लिक्विडेशन बेसिस पे बनाई जाती हैं और वहाँ पे आपको उस प्राइस पे अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज दिखाने होते हैं जिस प्राइस पे एक्चुअली में करंट वैल्यू पे आपको दिखाने पड़ते हैं, जो प्राइस एसेट्स को बेच के भी मिलने वाला है। अच्छा, 570 में ऑब्जेक्टिव क्या बताया गया ऑडिटर का? बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंक्लूजन हमेशा साथ में ही पढ़ें क्योंकि दोनों ही सेम है। एक चीज अच्छे से पढ़ा दूंगा, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। किस चीज को लेके? एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लेके। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद कंक्लूड करना है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती। किस चीज को लेके? इवेंट एंड कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। एंड फाइनली रिपोर्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद एसए 570, जो भी हम लोगों ने देखा भी कि रिपोर्टिंग कैसे होती है। दो बातें, मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन 1। मैंने ये चीज़ देखनी है मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेकर कंक्लूजन बनाना है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, और तीसरा रिपोर्टिंग करनी है। अच्छा, याद रखिए गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो भाई साहब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। ये बात मैं आपको यहीं से पढ़ा देता हूं जल्दी से। अब गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करते समय मैनेजमेंट को क्या क्या ध्यान में रखना है? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कितनी है, कंपनी का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, और साथ में ये जो असेसमेंट होती है एक पॉइंट इन टाइम पे होती है, फ्यूचर के लिए होती है बट एक पॉइंट इन टाइम पे होती है, तो उस इंफॉर्मेशन को भी आपने कंसिडर करना है जो आप जब असेसमेंट कर रहे हैं आपके पास अवेलेबल है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दोबारा नहीं पढ़नी है। यहां पे आ जाते हैं मेन पार्ट, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में सबसे पहले क्या करना है? अलर्ट रहना है। ये सारे कीवर्ड्स मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हैं और बहुत अच्छे से हमने इसका फ्लो बनाया था। अलर्ट रहना है किन को लेके? इवेंट्स और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अलर्ट रहते हुए मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा, मैनेजमेंट क्या आपने कोई प्रिलिमिनरी असेसमेंट की है? की है तो डिस्कस कर लूंगा, नहीं की है तो डिस्कस करूंगा कि आपका बेसिस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है। अगर आपने प्रिलिमिनरी असेसमेंट की है तो आइए उस असेसमेंट को डिस्कस करते हैं, नहीं किया है तो ये डिस्कस करते हैं कि आपका बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है। अच्छा जी, देन मैनेजमेंट के असेसमेंट को इवैल्यूएट करूंगा। सबसे पहले क्या चेक करूंगा? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है और असेसमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच करती हो। फिर क्या चेक करूंगा? मिनिमम 12 मंथ्स के लिए हो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट करूंगा मिनिमम 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बना दो। और फिर क्या करूंगा? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा। इंक्वायरी वर्ड मार्क कर लो, मैं इंक्वायर करूंगा मैनेजमेंट क्या आपकी नॉलेज में कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन है जो बियॉन्ड द पीरियड ऑफ असेसमेंट है बट दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अच्छा जी, इवेंट्स आइडेंटिफाई हो गए। पहला बच्चों ऐसा टॉपिक जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलता है। अगर इवेंट्स आइडेंटिफाई हो गए तो आपने क्या करना है? 5 बातें आप लोगों ने करनी है। वो क्या? सबसे पहले अगर मैनेजमेंट ने अभी तक असेसमेंट नहीं करी है तो रिक्वेस्ट करूंगा असेसमेंट कर दो। मैं मैनेजमेंट के फ्यूचर एक्शंस जानूंगा और साथ साथ में कैश फ्लो फोरकास्ट ले लूंगा और उसके बेसिस उसकी जो अजम्पशंस हैं उनको समझूंगा। 3 बातें हो गई हमारे पास। मैंने बोला असेसमेंट कर लो, मैंने बोला साहब अपना फ्यूचर एक्शन प्लान बता दो, मैंने बोला कैश फ्लो फोरकास्ट और उसकी अजम्पशंस बता दो। फिर कोई एडिशनल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन अगर आया है आफ्टर द मैनेजमेंट असेसमेंट उसको कंसिडर करूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट और TCWG से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा उनके प्लान्स की फीजिबिलिटी को लेके। डन। ये एग्जाम्पल आपने कहाँ से कवर करने हैं मैंने आपको बता दिया था। इसका एक शॉर्ट कोड मैंने बना रखा है, वो एग्जाम्पल आप कवर कर लीजिएगा। नाउ ये इंडिकेटर्स हैं, आप समझ गए होंगे। फाइनल लेवल पे आपसे ऐसे नहीं पूछ रहे कि इंडिकेटर्स बता दो, आपको इंडिकेटर्स दे रहे हैं और उसके हिसाब से रिपोर्टिंग पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, आपको क्या प्रोसेस करना है वो आपसे पूछा जा रहा है। बट फिर भी फाइनेंशियल इंडिकेटर सब कुछ नेगेटिव कर दो। नेगेटिव नेटवर्थ, नेगेटिव कैश फ्लो, डिविडेंड देना बंद कर दिया है। कम ऑन, नेगेटिव नेटवर्थ, नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव रेशियोज, डिविडेंड देना बंद कर दिया है। फिर सारी चीजें क्रेडिटर पे ले आओ। क्रेडिटर पे क्या लिया है हम लोग, जरा ध्यान से देखिए। आपको क्रेडिटर्स को आप पे नहीं कर पा रहे हैं, लोन एग्रीमेंट आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्रेडिट से कैश ऑन डिलीवरी पे आप लोग आ गए हैं और साथ साथ में आपको फंडिंग नहीं मिल रही है। आपकी बोरोइंग्स का जो रीपेमेंट का डेट है वो आपके सामने आ रहा है लेकिन आपके पास रीपेमेंट और रिन्यूअल के ऑप्शंस नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को आप लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज कर रहे हो। डन। एसेट्स की वैल्यू में सब्सटैंशियल इरोजन हो गया है। ऑपरेटिंग इंडिकेटर क्या था? स्मेल में क्या था? सबसे पहले शॉर्टेज हो रही है आपके पास
मैनेजमेंट की इंटेंशन दिख रही है लिक्विडेट करने की, और साथ साथ में आप लोगों को और क्या बताया था, इमरजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर, देन लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, लॉस ऑफ मेजर मार्केट एंड लेबर डिफिकल्टीज। फिर बोल रहा हूँ फाइनल लेवल पे कोई फायदा नहीं है कोड वर्ड बनाने का ज़्यादा, फाइनल लेवल पे आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे, आपको ये इवेंट्स बता दिए जाएंगे, आपको उनको रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए। आइए अदर इवेंट्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, यूपीएससी अनइंश्योर्ड अंडर इंश्योर्ड, पी से था पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एस से था स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का नॉन कंप्लाइंस, एंड फाइनली सी से था चेंज इन लॉ और रेगुलेशन। लीजिए नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से शुरू होगा आपका इंप्लीकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से। कंक्लूजन तो हमें पता ही है, कोई ऑडिट कंक्लूजन बनाने को बोल दे तो वही है भाई, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना था, किस चीज को लेके, मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग को लेके, और क्या करना था, डिटरमाइन करना था कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और रिपोर्टिंग करनी थी। तो कंक्लूजन तो मेरे दो हो ही गए। मटेरियल अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल इंपैक्ट एंड लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऐसा है कि भाई साहब इसका एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर आना चाहिए इंक्लूडिंग द नेचर एंड इम्प्लीकेशन, इसका एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर चाहिए इंक्लूडिंग द नेचर एंड इम्प्लीकेशन, तो वो हो जाती है हमारे पास मटेरियल अनसर्टेनिटी। नाउ फॉर दिस पार्ट हम यहाँ पे आ गए, ये देखिए रिपोर्टिंग में कैसे करना है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला, अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है भैया चुपचाप एडवर्स ओपिनियन। अच्छा, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ऐसा क्यों हो सकता है, प्लान्स है हमारे पास। तो हमें यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या चेक करनी है कि भाई क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर है अबाउट मटेरियल अनसर्टेनिटी, अगर है तो मैं क्लीन ओपिनियन दूंगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। एंड साथ साथ में मैं अपनी रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन डालूंगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, SS 700 से कनेक्ट कर लो, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, एक सेपरेट सेक्शन में डाल दूंगा। ओके बोलिए, सेपरेट सेक्शन मैंने डाल दिया। अब सेपरेट सेक्शन में मैं लिखूंगा क्या, मैं अटेंशन ड्रॉ करूंगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में उस नोट पे जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैटर डिस्क्लोज्ड है। ड्रॉ अटेंशन टू दी नोट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर द मैटर इज डिस्क्लोज्ड। साथ साथ में लिखूंगा कि देखो भाई इवेंट और इन इवेंट और कंडीशन की वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी है दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एंड ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है इस मैटर की वजह से। अटेंशन ड्रॉ करूंगा, बताऊंगा मटेरियल अनसर्टेनिटी है, राइट, जिसकी वजह से क्या इंपैक्ट हो सकता है, और साथ मेरा ओपिनियन इसकी वजह से मॉडिफाइड नहीं है। चलिए, गोइंग कंसर्न है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है, तो भाई साहब क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा, और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में बताऊंगा वही MU एग्जिस्ट करती है लेकिन ये प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड नहीं है। अब सुनिए, एडिक्वेट डिस्क्लोजर होता क्या है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर क्या होगा, आपको वो इवेंट्स और कंडीशन बताने दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, इवेंट्स और कंडीशन, साथ में मैनेजमेंट का प्लान, ओके, और साथ में ये स्टेट करना है कि MU एग्जिस्ट करती है दैट में एग्जिस्ट एंटिटीज दैट में क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और एंटिटी अपने एसेट्स को रियलाइज नहीं कर पाएगी, लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज नहीं कर पाएगी, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, तो ये मेरा डिस्क्लोजर होने चाहिए। अगर ये डिस्क्लोजर है तो ही मैं मानूंगा कि एडिक्वेट डिस्क्लोज्ड है। एडिक्वेट डिस्क्लोज है तो क्लीन ओपिनियन आ जाएगा, और साथ साथ में मैं अपने रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन डाल के यूजर की अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट कर दूंगा उस नोट के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अच्छा जी, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, फॉलो FRF, दैट्स इट, आ जाइए। देन इसके बाद रिपोर्टिंग के बाद कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अगर मैनेजमेंट और TCWG सेम है, नो प्रॉब्लम। अगर सेम नहीं है तो आपने TCWG को कम्युनिकेट करना है, क्या इवेंट और कंडीशन है मटेरियल अनसर्टेनिटी वाले, क्या मैनेजमेंट का यूज जो है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, क्या डिस्क्लोजर्स एडिक्वेट है कि नहीं, और मेरी रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन आ रहा है, क्या इवेंट और कंडीशन है मटेरियल अनसर्टेनिटी वाले, क्या जो यूसेज है गोइंग कंसर्न असम्पशन वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, रिलेटेड डिस्क्लोजर है या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और इंप्लीकेशन क्या है रिपोर्ट पे। अगर सिग्निफिकेंट डिले हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बहुत सिंपल, अगर सिग्निफिकेंट डिले है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल में तो ऑडिटर को उसके रीजन जानने हैं, और अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई साहब ये रीजन जो है रिलेटेड है विद दी इवेंट और कंडीशन रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, तो ऑडिटर क्या करेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करेगा, और साथ साथ में इसका इफेक्ट अपने कंक्लूजन पे भी लाएगा। कौन से कंक्लूजन पे, कंक्लूजन रिगार्डिंग दी मटेरियल अनसर्टेनिटी। ओके, 10 मिनट, एग्जैक्ट 10 मिनट, डॉट 10 मिनट में हमने पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज कर लिया है। आपसे क्या उम्मीद करता हूँ, जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं, वो तो करिए ही करिए। इस स्टैंडर्ड पे और भी क्वेश्चंस हैं वो भी करिए। पर्टिकुलरली 570 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CA फाइनल एग्जाम्स, तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। ओके, चलिए, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।
SA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। क्या है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट देती है किसको? ऑडिटर को। क्यों? टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट दी अदर ऑडिट एविडेंस। जैसे एक सब्सिक्वेंट इवेंट में, गोइंग कंसर्न में हमने हर जगह पे देखा है कि मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते रहते हैं। इवन SA 550 में भी आप लोग देखेंगे कि भाई मैनेजमेंट से हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते रहते हैं टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। बट याद रखिएगा, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके अंदर दी गई असर्शंस और आपके सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, क्या ये आपके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं? आंसर इज नो। ओके, नाउ क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस होता है? यस, सिमिलर टू इंक्वायरी दे आर ऑडिट एविडेंस, बट दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलता है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलता है? हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। तो भैया अलग है, याद रखिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अलग है और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से जो ऑडिट एविडेंस मिलता है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। इसलिए क्या मैनेजमेंट कितने भी रिलायबल ऑडिट एविडेंस दे दे, क्या मैं अपने एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को चेंज करूंगा उसकी वजह से? नहीं भाई, मैनेजमेंट कितनी भी रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे ले, मुझे अपना ऑडिट प्रोसीजर ढंग से लगाना है। आई कैन नॉट गिव माई ओपिनियन एंड कंक्लूजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आइए नाउ, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ओम साई राम, ऑब्टेन सपोर्ट रिस्पॉन्ड, ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। कौन सी वाली? रिलेटेड टू दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट क्या होती है? आई होप हर किसी को घुटा हुआ है। क्या होती है मेरे साथ? PPFS DIMIC, so that we can do PPFS which is free from material misstatement whether because of fraud and error. Provide the auditor with all info, additional info, unrestricted access to those within the entity from whom auditor determines it necessary to obtain audit evidence. राइट, तो एक ये ऑब्टेन करनी है हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, जो हमारे पास अदर ऑडिट एविडेंस आ गए हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। और तीसरा, हमें रिस्पॉन्ड करना है किसको? जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमें मिली और जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिली, हमने रिक्वेस्ट करी थी। ओके, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टेड बट नॉट प्रोवाइडेड, इनको हमें क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है। डन, तो OSR आ जाइए। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम मैनेजमेंट में उस व्यक्ति से लेंगे जिसके पास एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और नॉलेज है। फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन लेटर की फॉर्मेट में होगा, एड्रेस टू दी ऑडिटर। रेफरेंस के लिए आप लोग अगर देखना चाहते हैं सैंपल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर, तो आपके क्वेश्चन बैंक में जो पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोग जो है वहां से इसको पढ़ सकते हैं। ये एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर है जो मैनेजमेंट दे रही है किसको? ऑडिटर को। आइए देन आज याद दिलाइएगा, आज क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा रिवीजन वीडियो के अंदर। देन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं दोबारा नहीं पढ़ाना चाहता। क्यों? हमें पता है भाई 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेके जो है मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिस्क्राइब होगी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में? जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में डिस्क्राइब होती है। SA 210 क्विक रिवीजन, SA 210 में बोला गया एक्सेप्ट और कंटिन्यू तभी करना जब बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्री हो जाए। बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कब एग्री होता है? जब कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है मैनेजमेंट और TCWG के बीच में, ऑडिटर और मैनेजमेंट एंड TCWG के बीच में रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट। प्री कंडीशंस तभी प्रेजेंट होती हैं जब FRF एक्सेप्टेबल होता है और मैनेजमेंट एक्नॉलेज करती है, अंडरस्टैंड करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो जैसे हमने 210 में डिस्क्राइब करी थी एंगेजमेंट लेटर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे ही हम लोग जो है यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। डन? अच्छा जी, सुनिए, ये वाला SA 580 स्पेसिफिकली कौन से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से डील कर रहा है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है उनसे डील कर रहा है। लेकिन क्या अदर SA में जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है वो भी ले सकते हैं? हाँ, अगर नहीं लिखी है तो भी हम ले सकते हैं। क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। आंसर इज यस, ऑडिटर कैन रिक्वेस्ट सच अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज वेल। ओके, एक पॉइंट शायद हमसे ऊपर रह गया, ध्यान से। हाँ, अगर लॉ और रेगुलेशन मैनेजमेंट को बोलता है रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट दो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और ऑडिटर को लगता है कि वो स्टेटमेंट जो है प्रोवाइड करती है रिप्रेजेंटेशन एज रिक्वायर्ड बाय दी SA, क्या उन मैटर्स को हमें दोबारा कवर करना चाहिए स्टेटमेंट से? कम ऑन टेल मी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से, जल्दी बोलिए। आंसर इज नो, उन मैटर्स को हमें दोबारा से रिप्रेजेंटेशन लेटर में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। एक बार दोबारा बोलता हूं, लॉ रेगुलेशन मैनेजमेंट को बोलता है पब्लिक स्टेटमेंट दो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ऑडिटर को लगता है कि ये जो स्टेटमेंट दी है इन्होंने, इसमें रिप्रेजेंटेशंस भी कवर्ड हैं जो रिक्वायर्ड थी बाय SA, तो अब मुझे दोबारा से रेलेवेंट मैटर्स को कवर नहीं करना चाहिए, उन मैटर्स को कवर नहीं करना चाहिए रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके एग्जाम के लिए, डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मई 2024 की बात है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था और बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बट आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। लीजिए, तो डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन याद रखिए, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू दी बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट।
यानी ऑडिट रिपोर्ट के पास, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के बाद नहीं होनी चाहिए। ओके, अच्छा जी। ऑडिट रिपोर्ट हमारी बनी है 5 अगस्त को, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिली है 1 अप्रैल को। बताइए सही है कि गलत है? गलत है, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या कवर होना चाहिए? सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल एज द पीरियड रेफर्ड। याद कीजिए, अगर 3 साल का रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सिर्फ करंट ईयर के लिए चाहिए या करंट प्लस प्रीवियस 2 के लिए भी चाहिए? प्रीवियस 2 के लिए भी चाहिए। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए। अच्छा जी। सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि करंट मैनेजमेंट बोले कि हम तो प्रेजेंट ही नहीं थे सारे पीरियड्स में जो रेफर कर रहे हो आप ऑडिट रिपोर्ट में, और इसलिए हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम लोग आपको प्रोवाइड कर पाए सम और ऑल ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज हम तो वहां पे थे ही नहीं। क्या इससे ऑडिटर की, क्या इससे उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल? आंसर इज नो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम बिल्कुल भी नहीं होती है। जब आपने क्वेश्चन कौन सा मार्क किया था इसके साथ? PRSH, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा इस क्वेश्चन को। यही आपके करंट पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर भी यहीं से बन रहा था। ओके, तो देखिए ये वाला पढ़ा देता हूं आपको। सारे पीरियड कवर होने चाहिए बिकॉज मैनेजमेंट नीड्स टू रीअफर्म द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट ने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रायर पीरियड के लिए दी थी उस पर हमें रीअफर्मेशन चाहिए। ओके, अच्छा जी। अगर कोई अपडेट्स हैं तो अपडेट्स के लिए फॉर्मेट डिसाइड कर लेंगे ऑडिटर और मैनेजमेंट मिलके। ओके, हाँ जी, कोई अपडेट है तो अपडेट के लिए फॉर्मेट जो है ऑडिटर और मैनेजमेंट मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि अपडेट का फॉर्मेट क्या रहेगा फॉर द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलेटिंग टू द प्रायर पीरियड। ओके, और अपडेट कब होगा? जब कुछ चेंजेस होंगे इन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। अच्छा जी। देन इसकी लास्ट लाइन पढ़ा देता हूँ। अगर मैनेजमेंट बोल रही है हम तो तब थे ही नहीं, तो भाई साहब याद रखिए, दिस फैक्ट हाउएवर डज नॉट डिमिनिश दी सच person's responsibility for financial statement as a whole. Accordingly, requirement for the auditor to request from them written representation that cover the whole of the relevant period still applies. तो क्या मैनेजमेंट क्लेम कर सकती है नहीं हम तो सारे पीरियड की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे? आंसर इज नो। ऑडिटर को सारे पीरियड की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो उनसे क्लेम करनी ही पड़ेगी। आइए लीजिए, इश्यूज विद रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इश्यूज में क्या क्या है? डाउट आया। 2 तरह की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, एक अदर वाली। अगर आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसकी ही आपको इंटीग्रिटी पे डाउट आ चुका है, यू हैव सफिशिएंट डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट सच दैट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट रिलायबल। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे इतना डाउट है कि आपको लग रहा है कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन थी वो रिलायबल नहीं है। भैया एक ही रास्ता, बोलिए क्या? डिस्क्लेमर। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे इतना डाउट आ गया है कि आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने जो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है रिगार्डिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिलायबल नहीं है। डिस्क्लेम दी ओपिनियन। अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की ऊपर आपको डाउट आता है तो देखिए, अगर ऑडिटर को मैनेजमेंट की ऑनेस्टी पे डाउट आया, अगर ऑडिटर को मैनेजमेंट की ऑनेस्टी पे डाउट आया और उस केस में ऑडिटर को करना क्या है? सबसे पहले तो उस डाउट का इफेक्ट देखो क्या है रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे और अदर ऑडिट एविडेंस इन जनरल पे। फिर से बोलता हूं, मैनेजमेंट की ऑनेस्टी पे डाउट आया, देखो उसका इफेक्ट क्या है रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन और ऑडिट एविडेंस पे, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। एंड फाइनली आप देखो रोमम आपका अप्रोप्रिएट है या रोमम नीड्स टू बी रिवाइज्ड। इफ रोमम नीड्स टू बी रिवाइज्ड then you also are required to determine the change in the nature, time and extent of the further audit procedure to respond to the new assessed ROMM. ओके, लिख लेंगे फ्लो में। मैनेजमेंट की ऑनेस्टी पे डाउट है, देखो उसका इफेक्ट क्या आएगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और ऑडिट एविडेंस पे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करो, रिजॉल्व करो मैटर को। अच्छा जी, अगर आपका रिस्क असेसमेंट अप्रोप्रिएट है, वेरी गुड, नहीं है तो रिस्क रिवाइज करो और रिस्पॉन्स में एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसेस चेंज कर दो। लो जी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड ही नहीं करी, अगर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करी, याद आया आप लोगों को इमोशनल डैमेज, तो भैया सीधा सीधा डिस्क्लेम कर दूंगा मैं ओपिनियन को। अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, डिस्कस द मैटर विद, कम ऑन टेल मी, डिस्कस द मैटर विद, जल्दी बोलो। मैनेजमेंट के साथ मैटर को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। फिर वहीं से कहानी शुरू, हम उनकी इंटीग्रिटी को इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे इसका इंपैक्ट हमारी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और ऑडिट एविडेंस पे क्या रहा है। एंड देन हमें फ्री छोड़ दिया गया, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एंड द एक्शन में इन्वॉल्व द इंपैक्ट ऑन द ऑडिट ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद द SS 705। तो मुझे बोल दिया गया कि आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है, मैटर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, उनकी इंटीग्रिटी चेक करो, उनकी इंटीग्रिटी का इंपैक्ट चेक करो रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड अदर ऑडिट एविडेंस पे, और साथ साथ में अप्रोप्रिएट एक्शन लो। और अप्रोप्रिएट एक्शन में आपका पॉसिबल इफेक्ट भी आता है ऑन दी ओपिनियन इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद SS 705। बोलो भारत माता की जय। कितनी देर लगी? 9 मिनट 12 सेकंड लगे हैं पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज करने में। जो छोड़ के जाएगा वो पछताएगा, पढ़ के जाएगा हीरो बन जाएगा। एक बारी में ऑडिट का पेपर क्लियर करना है। कैसे होगा? बेसिक्स पे स्टिक कीजिए, कवरेज अच्छी कीजिए, रिवीजन प्रॉपर कीजिए। कवरेज जब मैं बोलता हूं तो कवरेज आपके कंटेंट प्लस क्वेश्चन बैंक भी है उसके अंदर। ओके, उसके बाद रिवीजन प्रॉपर कीजिए, मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए। भारत माता की जय। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कवरेज में ही कवर हो जाएगी। ओके,
चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।